everyone, welcome to my channel Commerce Minded. My name is Priya Anand and in this video I will explain you about debentures. ये चैप्टर हमारी वॉल्यूम 2 अकाउंटेंसी क्लास 12th का पार्ट है और वो इस बार बोर्ड एग्जाम में टोटल 8 मार्क्स का आने वाला है। मैंने इस चैप्टर को 2 वीडियोस में डिवाइड करा है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो आप अभी देख रहे हो, इस वीडियो में मैंने कुछ टॉपिक्स कवर करे हैं, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन के बारे में बताया है कि क्या डिबेंचर्स क्या होता है आखिर। उसके बाद मैंने जर्नल एंट्रीज बताई है रिलेटेड टू इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, और मैंने कुछ ट्रिक्स बताए हैं कि किस तरीके से, या कुछ रीजंस बताए हैं, कुछ लॉजिक्स बताए हैं जिसकी वजह से ये एंट्रीज पास होती हैं और जो आपको लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देन मैंने इसमें कुछ जर्नल एंट्रीज जिससे कि हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे करते हैं, उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं वो बताई है। देन लॉस या फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स की क्या क्या कहाँ पे राइट ऑफ होता है, उसकी जर्नल एंट्रीज तो बताई है, बट कहाँ कहाँ किस तरीके से राइट ऑफ हो सकता है, उसकी क्या ट्रीटमेंट हो सकती है अकाउंटिंग में, वो भी बताया है। देन फाइनली मैंने बात करी है इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटीज की। फिर लास्ट में हमारा एक टॉपिक बच जाता है इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन फॉर कैश, कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाले टॉपिक की वीडियो मैंने पार्ट बी में कवर करी है। So let's get started with our first topic of this video, that is introduction of debentures. So सबसे पहली चीज, debentures होता क्या है? Debentures क्या है? Debenture is basically a written instrument or document. क्या होता है उस डॉक्यूमेंट में कि एक कंपनी है, लेट्स से एक कंपनी ने इशू करे हैं डिबेंचर्स। अब ये कंपनी प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है एंड पब्लिक कंपनी भी हो सकती है। अगर ये पब्लिक कंपनी है तो ये डिबेंचर्स जो हैं पब्लिक से इशू कर सकती है, पब्लिक को इशू कर सकती है, पब्लिक सब्सक्रिप्शन एक्सेप्ट कर सकती है, पब्लिक इनवाइटीज एक्सेप्ट करती है, एप्लीकेशंस फ्रॉम पब्लिक एक्सेप्ट कर सकती है। ये सारी चीजें एक जैसी है, बट प्राइवेट कंपनी पब्लिक से नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनी डिबेंचर्स जो है पब्लिक को इशू नहीं कर सकती, वो सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू कर सकती है, जो कि लिमिटेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को ही इशू कर सकती है। बट सिंस इट्स अ पब्लिक कंपनी, इट कैन इशू डिबेंचर्स टू पब्लिक, इनवाइट्स एप्लीकेशंस फ्रॉम द पब्लिक थ्रू इशू ऑफ डिबेंचर्स। सबसे पहली चीज मैंने आपको बता दी कि पब्लिक कंपनी इशू करेगी डिबेंचर्स पब्लिक को, और डिबेंचर्स क्या होगा? एक डॉक्यूमेंट होगा, एक डिबेंचर सर्टिफिकेट होगा, जिसमें कि कंपनी एक्नॉलेज करेगी कि इतना इतना अमाउंट, सो एंड सो अमाउंट का डिबेंचर है, जो कि मैं इतना, लेट्स से प्रिंसिपल अमाउंट 100 है और कितने इंटरेस्ट पे कंपनी पे करेगी एंड किस डेट पे। इट्स अ रिटन डॉक्यूमेंट, साफ सीधी बात है, जो एक कंपनी इशू कर रही है पब्लिक को। क्यों? किसी भी, लेट्स से मिस्टर एक्स ने मिस्टर कंपनी ए के डिबेंचर्स इशू करे, तो मिस्टर एक्स तो सबसे पहले बन गया डिबेंचर होल्डर। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि ये बन गया डिबेंचर होल्डर। क्यों? क्योंकि इस बंदे ने डिबेंचर होल्ड कर रहे हैं इस कंपनी के, और यहाँ पे कंपनी ए जो है एक डिबेंचर अगर इशू कर रही है, एक एक्नॉलेजमेंट दे रही है कि भैया मैं 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, जो भी है, जो भी इसकी कंडीशंस है, मैं तेरे को इतना पैसा लौटा दूंगी विद दिस प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट। This is about debentures. पहली चीज, it is issued by a public company to public, और जो इशू करता है वो डिबेंचर होल्डर बन जाता है, और ये डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर कहलाता है। शेयर होल्डर क्रेडिटर नहीं कहलाता, शेयर होल्डर ओनर हो जाता है। तो यहाँ पे जो डिबेंचर होल्डर है वो क्रेडिटर है, और यहाँ पे कंपनी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे करेगी। तभी आपकी बुक में लिखा है इट इज द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। क्यों लिखा है? चाहे कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या फिर लॉसेस भी क्यों ना इनकर कर रही हो, कंपनी को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स देना ही पड़ेगा। जैसे ही कोई अर्निंग आएगी, 10 रुपए की अर्निंग आती है कंपनी के पास, लेट्स से, तो सबसे पहले काम क्या करेगी कंपनी? इंटरेस्ट पे करेगी डिबेंचर्स को। टैक्स भी इवन पे करने से पहले जो कंपनी जो है वो इंटरेस्ट पे करेगी अपने क्रेडिटर्स के लिए, जो भी उसने पैसा लिया हुआ है डिबेंचर होल्डर्स से। सो दिस इज व्हाट डिबेंचर्स इज बेसिकली। यूजुअली हमारे डिबेंचर्स, दूसरी चीज बता रही हूं मैं, यूजुअली हमारे डिबेंचर्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कहलाते हैं। अब मैं बताती हूं कि ये किस तरीके से बैलेंस शीट में शो होते हैं। अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं, सबसे पहली चीज,
मोस्टली डिबेंचर्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कहलाती हैं। तो हमारी बैलेंस शीट में सबको पता है एक साइड लायबिलिटीज होती है और एक साइड एसेट साइड होती है। तो यहां पे हमारी एक हेडिंग होती है नॉन करंट लायबिलिटीज। सबको पता होगा, सबने ये चैप्टर करा हुआ है, टर्म 2 पे पहुंच गए भाई, ये वाला चैप्टर हमने टर्म 1 में ऑलरेडी कर लिया। नॉन करंट लायबिलिटीज में हम हेडिंग दे देते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो बाय चांस कंपनी ने डिबेंचर इशू करा एट ₹100, तो ये 100 रुपए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के 100 रुपीज यहां पे आ जाएंगे। जैसे कि मैं इंटरेस्ट की बात कर रही थी, तो इंटरेस्ट कैसे करते हैं? सपोज करो कंपनी ने 8% डिबेंचर्स इशू करे एट ₹100, तो ये 100 का 8% इसका इंटरेस्ट कहलाएगा। तो हम डिबेंचर को डिफाइन सिग्निफाई ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही प्रेजेंट करते हैं, 6% डिबेंचर्स, 8% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स। तो ये परसेंटेज क्या डिफाइन करता है? ये इसका इंटरेस्ट डिफाइन करता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा आ गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, हम तो डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं। तो यहां पे हम नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स एनटीए में दिखाते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के नीचे 8% डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंडर 8% डिबेंचर्स एट ₹100, दैट इज 100। तो मतलब 100 रुपए यहां पे दिखा दे नोट्स टू अकाउंट्स पे, बट बैलेंस शीट में हम सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की तरह ही दिखाएंगे इसको 100 रुपीज। अब कुछ डिबेंचर्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म भी होते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स उनको कहा जाता है, और उनको मैं ये भी कह सकती हूँ जिनकी ऑपरेटिंग साइकिल कम होती है, जिनको हम पे कर चुके होते हैं बिफोर द ऑपरेटिंग साइकिल और बिफोर द डेट ऑफ बैलेंस शीट। ये अगर ऑपरेटिंग साइकिल की बात करें तो अगर 12 मंथ से ज्यादा है ऑपरेटिंग साइकिल, और बैलेंस शीट तो सबको पता है 12 महीने की डेट होती है। कोई ऐसे डिबेंचर्स जो हम 12 महीने में ही पे कर रहे हैं उनको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। तो ऑब्वियसली वो नॉन करंट लायबिलिटीज में नहीं आएंगे। वो कहाँ आएंगे? तो मेरे वो आएंगे सबसे पहले करंट लायबिलिटीज में। तो मेरी हेडिंग लायबिलिटीज के अंदर करंट लायबिलिटीज में आएगा, और करंट लायबिलिटीज में भी मेरा शो होगा अदर करंट लायबिलिटीज। लेट्स से मैंने ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो 100 रुपए हैं वो मैंने विद इन बैलेंस शीट मंथ में 50 रुपए पे कर दिए, मतलब पार्टली पे कर दिए मैंने। तो ये 50 रुपए मेरे अदर करंट लायबिलिटीज में आ जाएंगे। और नोट्स टू अकाउंट्स में जब मैं अदर करंट लायबिलिटीज दिखाऊंगी, इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दूंगी। मैं क्या नाम दूंगी इसका? मैं करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, इसको याद रखना। ये मेरे नोट्स टू अकाउंट्स में आएगा, बैलेंस शीट में ये चीज शो नहीं होगी। करंट मैच्योरिटीज क्यों बोला है? कि ये जो लॉन्ग टर्म डेट थे, कुछ पार्टली अमाउंट मैंने जो है जल्दी मैच्योर कर दिया, जल्दी पे कर दिया, तो इसलिए करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, अब ये रही जब मैंने पार्टली पे कर दिया। अब लेट्स से कि सारे के सारे 100 रुपीज ही शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, तो कुछ नहीं कर रहा, उसमें भी करंट लायबिलिटीज के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स लिख दो। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर आ जाएंगे 100 रुपीज। सिंपल। अगर पार्टली पे है, जल्दी मैच्योर कर दिया मैंने, उसके केस में बस मेरे को अदर करंट लायबिलिटीज में दिखाना है क्या नाम से, और नोट्स टू अकाउंट्स में क्या नाम आएगा? करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। दैट्स इट। ये रही हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ डिबेंचर्स। अब मैं बात करूंगी इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की, जिसमें मैं आपको जर्नल एंट्रीज एक्सप्लेन करूंगी। बहुत ध्यान से सुनना, मैंने बहुत सारी ट्रिक्स बताई है इसमें, सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। सबसे पहली चीज ध्यान से सुनना, हमारे पास शेयर्स जो है, सॉरी डिबेंचर्स, शेयर्स नहीं, शेयर्स हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं। अब ये शेयर्स वाला चैप्टर टर्म 2 में बिल्कुल भी नहीं है, हमारे पास डिबेंचर्स है। ऑलराइट, तो डिबेंचर्स कंपनी ने इशू करे हैं, तो वो इशू पार में भी हो सकते हैं, डिस्काउंट में भी हो सकते हैं, एंड प्रीमियम में भी हो सकते हैं। अब इन तीनों का क्या मतलब है? सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि पार का क्या मतलब है। पार मींस जो फेस वैल्यू है डिबेंचर्स की। लेट्स से मैंने अभी एग्जांपल दिया था 8% डिबेंचर्स एट 100 रुपीज, लेट्स से एट ₹100, तो 100 इसकी फेस वैल्यू है, और मैं इशू भी इसको फेस वैल्यू पे कर रही हूं, तो हो गया मेरा पार। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ
कि फेस वैल्यू मेरी 100 थी, ठीक है, और मैं इन डिबेंचर्स को इशू भी मैं 100 पे ही कर रही हूं, इट मींस एट पार। अब नेक्स्ट है डिस्काउंट। डिस्काउंट का क्या मतलब है कि जिस डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 थी तो मैंने अब डिस्काउंट में इशू कर दिया, 100 की जगह 90 में दे दिया। तो मतलब फेस वैल्यू 100 थी, इशू कर दिया 90 में, कम करके। डिस्काउंट का मतलब तो यही हुआ ना। और नेक्स्ट इज प्रीमियम। प्रीमियम मींस एक्स्ट्रा। जो 100 रुपीज था, जिसकी फेस वैल्यू 100 थी, उसको मैंने 110 में इशू कर दिया। अब रिडेम्पशन का केस भी यही है। सबसे पहले बताती हूँ रिडेम्पशन का क्या मतलब है। रिडेम्पशन मींस रीपे। अब 100 रुपए में मैंने इशू किया, तो हो भी सकता है कि मैं इस डिबेंचर को 100 रुपए में ही रिडीम करूं। इसका मतलब हो गया मैंने रिडीम कर दिया पार में। हो सकता है इसको मैं प्रीमियम में रिडीम कर दूं, जो भी 100 रुपए की वैल्यू थी फेस वैल्यू, उसको 110 में मैंने रिडीम कर दिया। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे डिस्काउंट नहीं आता। नहीं, हम कभी भी कोई भी डिबेंचर डिस्काउंट में नहीं रीपे करते। या तो पार पे होएगा या फिर प्रीमियम पे होएगा। कॉन्सेप्ट रॉन्ग हो जाएगा अगर आप बोल दोगे कि हमने डिस्काउंट पे रिडीम कर दिया, रीपे कर दिया। अब मेरे पास केसेस हैं। सबसे पहले केस की बात करूंगी, कंफ्यूज मत होना। 2 एंट्रीज मैंने लिख दी हैं। सबसे पहली तो है रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी। नेक्स्ट है अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। ये मैंने जर्नल एंट्रीज यहां पे लिख दी हैं आपके लिए। 2 ही एंट्रीज में पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी। ऑफ कोर्स ये दोनों जो जर्नल एंट्रीज हैं वो लमसम के लिए है, इंस्टॉलमेंट्स के लिए नहीं है। वो आपके कोर्स में नहीं है इस बार, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि अगर केस नंबर 1 मैंने पार पे इशू करा और पार पे ही रिडीम कर दिया। अब इशू की एंट्री क्या होती है? हम शेयर इशू करते थे तो क्या एंट्री मारते थे? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यही करते थे ना। अब यहाँ पे डिबेंचर इशू कर रहे हैं, आ रहा है पैसा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्या करा मैंने इशू, कितना पैसा मिला? 100। मैं उसको रब कर देती हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। पहला केस है मेरा पीपी, पार पे इशू करा, पार पे ही रिडीम कर दिया। नेक्स्ट रिडीम करा, रिडेम्पशन की एंट्री क्या होगी? सबसे पहले अलॉटमेंट तो करो, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 100% डिबेंचर्स। तो मतलब यहाँ पे 100 आ गया, यहाँ पे भी 100 आ गया। सिंपल हो गया। दोनों में पार पार में पीपी में हो रहा है तो यहाँ पे 100, यहाँ पे 100। ये परसेंटेज ऑफ डिबेंचर्स मैंने इसलिए लिखा जैसे कि मैंने आपको बताया था 8% डिबेंचर्स एट 100 रुपीज। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट 100। अब नेक्स्ट केस है डिस्काउंट पे इशू करा और पार पे ही रिडीम कर दिया। अब डिस्काउंट पे मैंने इशू करा है तो मतलब मेरी जो फेस वैल्यू 100 थी मैंने 90 पे इशू किया, 90 पे इशू कर दिया। तो मेरे पास अमाउंट कितना आएगा? ऑब्वियसली एप्लीकेशन में मेरे पास 90 रुपीज आएगा, यहां पे मेरे पास हो गया 90 रुपीज। अब डिबेंचर एप्लीकेशन में 90 आ गया, ठीक है। अब यहां पे मेरे पास 10 रुपीज का हो गया लॉस। तो ये मेरा हो जाएगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। मेरा आ जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। 90, 10 और जो वैल्यू है मेन वो तो 100 ही रहेगी। यहां पे मेरे पास 100 रुपीज में, यहाँ पे डिबेंचर्स में 100 रुपीज ही आएगा। वाई? बिकॉज फेस वैल्यू पे मैं पेमेंट रिडीम तो मैं पार पे ही कर रही हूँ, दैट इज 100 रुपीज। डिस्काउंट पे इशू कर रही हूँ और ये डिस्काउंट मेरा डेबिट हो गया। क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि वी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। अब इस लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को भी हम जो है आगे जाके राइट ऑफ करते हैं। वो किस में करते हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगी। नेक्स्ट, अब डिस्काउंट का ले लिया, प्रीमियम पे इशू करा और पार पे मैंने रिडीम कर दिया। प्रीमियम मतलब 110 पे मैंने इशू करा और 100 पे मैंने पे कर दिया। अब यहाँ पे जो 90 था 110 आ गया, ये 110 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना मिला मुझे? 110 मिला। अब ये वाली एंट्री जो है हट जाएगी,
इसकी जगह यहाँ पे तो 100% डिबेंचर फेस वैल्यू तो 100 ही है ना, इसकी जगह आ जाएगा जो मेरे को पैसा प्रीमियम का मिला है वो मेरा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कहाँ क्रेडिट हो जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 10 रुपीज। ये मेरे लिए एक कैपिटल रिसीट है, तो मैं ये वाला पैसा जो है अपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में डाल दूंगी। जा बेटा 10 रुपए तू रिजर्व में चला गया। और ये हमारा रिजर्व्स आते हैं शेयर होल्डर्स फंड्स में, लायबिलिटीज में, याद हो तो आपको। बस मेरे 3 केस तो हो ही गए। अगर डिस्काउंट पे कर रहे हो वो आपके लिए लॉस है, और अगर प्रीमियम पे कर रहे हो तो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है भाई फेस वैल्यू से बढ़ के, तो वो पैसा मैं कहाँ डाल दूंगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। अब मैं लेती हूं नेक्स्ट केस। अब लेट्स से मैंने पार पे इशू किया और पार पे ही पे कर दिया। अब सेकंड केस में ले लेती हूं, डिस्काउंट पे इशू करके मैंने प्रीमियम पे किया। इन सबको ड्रॉप कर देती हूँ जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन। अब मेरा नेक्स्ट केस है, डिस्काउंट पे इशू किया, मतलब 90 रुपए में 100 रुपए की फेस वैल्यू है, याद रखना, ये मैं लिखे रहने देती हूँ। 90 में मैंने इशू किया बट 110 पे रिडीम किया, 110 पे रीपे किया। तो यहां पे मेरा आ जाएगा सबसे पहले, तो यहां पे आ जाएगा 90 एंड 90। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये मेरा आ गया 90। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, अगर हम किसी चीज को इश्यू कर रहे हैं डिस्काउंट पे वो कंपनी के लिए लॉस है, तो यहां पे मैं दिखा दूंगी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 10 रुपए। इश्यू का काम खत्म हो गया। अब आते हैं हम रिडेम्पशन पे। रिडेम्पशन किस पे किया, प्रीमियम पे। तो यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का तो कोई मतलब ही नहीं है, इशू के केस में लिखते हैं। इशू तो हमने डिस्काउंट पे करा जो कि वो हमारा लॉस है। यहाँ पे हमारा प्रीमियम पे आ जाएगा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। कितना प्रीमियम है, 10 रुपए का। अब यहां पे एक चीज है इंपॉर्टेंट, मेरे को प्रीमियम पे करना है मेरी कंपनी को, तो ये मेरे लिए एक एक्सपेंस, एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो गया, एक लॉस हो गया। मैंने किसी को डिबेंचर इशू करे, 100 रुपए की फेस वैल्यू थी, बट मुझे 110 रुपए पे करने हैं उसको, तो 10 रुपए मेरी कंपनी के लिए लॉस है, एक एक्सपेंस है। तो मैं ये वाला लॉस, चाहे मैं रीपे 10 साल बाद कर रही हूं, पर वो लॉस मैं इसी के टाइम पे ही दिखाऊंगी, इशू के टाइम पे, एज पर प्रूडेंस प्रिंसिपल। डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। तो उस प्रिंसिपल की वजह से मैं यहां पे लिखूंगी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड, दैट इज 10 रुपीज। वैसे तो हम इसको जनरली डिस्काउंट लिखते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, बट ये दोनों एंट्रीज का ट्रीटमेंट सेम होता है, तो मैं ऐसा भी कर सकती हूं, इन दोनों को मिला के सिर्फ लिख दूं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स दैट इज 20 रुपीज, वो भी मेरा ठीक है, क्योंकि इन एनी केस उनकी ट्रीटमेंट भी सेम है। तो हम अपनी जर्नलिटीज में दोनों को दिखाना जरूरी नहीं है, हम दोनों को सिर्फ ये भी लिख सकते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, क्योंकि वो लॉस ही हो रहा है हमारे लिए। ठीक है, ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अलग अलग भी दिखा सकते हो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स और इसको लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स भी दिखा सकते हो, या तो फिर दोनों को कंबाइन करके लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट करके 20 रुपीज का बैलेंस कर दिया। ये केस तभी पॉसिबल है जब मैं डिस्काउंट पे इशू कर रही हूँ और प्रीमियम पे रिडीम कर रही हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरा लास्ट केस रह गया, प्रीमियम पे इशू कर रही हूँ और प्रीमियम पे ही रिडीम कर रही हूँ, मतलब 110 पे ही मैंने इशू किया और 110 पे ही मैंने पे कर दिया। अब ऑब्वियसली इशू करा, 110 लगाओ भाई जल्दी से, 110 लगाओ। ठीक है, अब 10 रुपीज का जो कैपिटल रिसीट आई है वो कहाँ जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। तो यहां पे मेरा आ जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितना आ गया मेरा, 10 रुपीज, और यहां पे रिडीम भी 110 में हो रहा है, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी मेरा 10 रुपीज
रहेगा। सेम लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स मेरा आ जाएगा 10 रुपीज। बस एक ये बीच से जो ये चीज है ये हट जाएगी और यहां पे मेरा आ जाएगा 110 हो गया। डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट 120 100 प्लस 10 प्लस 10। तो जो भी, बस एक चीज याद रखो, अगर प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है मतलब मैं एक्स्ट्रा दे रही हूं, वो मेरी कंपनी के लिए लॉस है, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को मैं इसी साल ही दिखाऊंगी। और अगर डिस्काउंट पे इश्यू कर रही हूं वो भी मेरे लिए एक लॉस है, तो उसको मैं एज अ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स भी दिखा सकती हूँ। बट अगर बाइफिकेट, अगर स्पेसिफिकली अगर आप लिखना चाहते हो डिस्काउंट ऑन लॉस ऑफ डिबेंचर्स तो वो भी ठीक है, बट दिस इज मोर प्रेफरेबल। दैट्स ऑल फॉर द जर्नल एंट्रीज। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को हम राइट ऑफ करते हैं, और ये चीज हम कहाँ राइट ऑफ करते हैं वो मैं अब आपको एक्सप्लेन करूंगी। जैसे कि मैंने बताया, हमारा डिस्काउंट या फिर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को जो है हमें राइट ऑफ भी तो करना पड़ेगा। अब वो राइट ऑफ कहाँ से हो सकता है? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो भी हमारा कैपिटल रिसीट है, जैसे कि जो हमने प्रीमियम पे अगर कोई शेयर इश्यू करा है, तो हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं उस कैपिटल रिसीट को? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, है ना। तो मैं इस लॉस को, इस डिस्काउंट को इसी अकाउंट से राइट ऑफ करूंगी सबसे पहले। अगर मेरे रिजर्व में बंदा डालता ही इसलिए, कोई लॉस हुआ, कोई डिस्काउंट देना है, कुछ नुकसान हुआ है, तो कंपनी कहाँ से लेगी? वो रिजर्व में से जो पैसा पड़ा हुआ है वहीं से राइट ऑफ कर लेगी। ठीक है, अगर मेरे रिजर्व में इतना पैसा है, लेट्स से यहाँ पे 100 रुपए का मेरा लॉस हुआ था, बट रिजर्व में तो मान लो 50 रुपए ही पड़े हैं, अब मैं क्या करूं? अब और बाकी कहां से ले लेती हूँ? तो मैं बाकी का बचा हुआ 50 रुपए ले लूंगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज अ लॉस दिखा दूंगी मैं। ठीक है, तो यहां पे मेरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मेरा डेबिट हो जाएगा, और ये 50 रुपए मैं कहां से ले लूंगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर दूंगी टू लॉस और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 100। बस सिंपल सी यही एंट्री है। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि आपकी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में 100 रुपए पड़े हैं, तो सीधा 100 रुपए की एंट्री कर देना, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू लॉस और डिस्काउंट ऑन सेल ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से बाकी का बैलेंस बचा हुआ उसमें डेबिट कर देना। ठीक है, अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री है मेरी कि जो हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स देते हैं, जैसे कि मैंने बोला 8% डिबेंचर 100 रुपए का, तो 100 रुपए का 8% कितना हुआ? 8 रुपीज। तो ये 8 रुपीज मेरा हो गया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को पे करने की एंट्री क्या होगी, अब मैं आपको वो बताऊंगी। सबसे पहला, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिबेंचर होल्डर कौन होता है? जिसने डिबेंचर्स लिए होते हैं। तो मतलब यहाँ पे 8 रुपीज, यहाँ पे 8 रुपीज। ठीक है, इतना ड्यू है, ये ड्यू की एंट्री है, और पे करना है। रिसीव करने की क्या होती है? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। पे करने में क्या हो जाएगा? डिबेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ये सारी जो एंट्रीज है हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कर रहे हैं, बुक्स ऑफ कंपनीज अकाउंट्स में कर रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 8 रुपए पेमेंट की, ये ड्यू की एंट्री कि हमने इंटरेस्ट तो पे कर रहे ही करना है, और यहाँ पे जो है भैया पैसा चला गया। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अब हम अपने इस वीडियो के लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, व्हेन द कंपनी हैज इशूड डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटीज। अब कोलेटरल सिक्योरिटीज क्या होता है? अब आप सोचो कि अगर किसी बैंक से हमने लोन लेना है तो बैंक क्या एवं थोड़ी हमें लोन दे देगी? एक मॉर्टगेज, एक एसेट या फिर कुछ भी ऐसी चीज है जो गिरवी रखवाएगी और बोलेगी ठीक है भैया तू 10 लाख का लोन ले ले, बट तू मुझे कुछ गिरवी रख। दैट गिरवी इज बेसिकली वी कॉल कोलेटरल सिक्योरिटी इन इंग्लिश। बट इसके अलावा कुछ एसेट, कुछ बिल्डिंग, कुछ घर, कुछ मकान, कुछ कंपनी के अलावा हम अपने कंपनी के पास एक ऑप्शन होती है कि हम डिबेंचर्स को भी एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी यूज कर सकते हैं अगेंस्ट द लोन टेकन फ्रॉम द बैंक। बहुत ही सिंपल है, इसमें 2 केसेस होते हैं। सबसे पहला केस है व्हेन जर्नल एंट्री इज नॉट पास्ड,
और दूसरा केस होता है जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड होगा आपको कौन सा रूल फॉलो करना है। एंड ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लेटेस्ट सीबीएसई की सैम्पल पेपर्स में भी इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है और मैं उसकी भी एक वीडियो बनाने वाली हूँ और वो भी जरूर देखना, उसके सॉल्यूशंस की, इस चैप्टर की स्पेसिफिकली। ठीक है, अब सबसे पहले बात करूं व्हेन जर्नल एंट्री जेई जर्नल एंट्री इज नॉट पास, तो हम बैलेंस शीट में किस तरीके से शो करेंगे। सबसे पहली चीज हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, कोई लोन लिया है वो भी हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग ही है, बट हम इक्विटी एंड लायबिलिटी में नॉन करेंट लायबिलिटीज में जाके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिखा देंगे। लेट्स से हमने डिबेंचर्स को हमने इशू करा है 8% डिबेंचर्स एट ₹100, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा ₹100 सीधा सीधा। यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हम कहाँ देते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में। तो यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स में नीचे जाके सबसे पहले हम लिखेंगे टर्म लोन बाय बैंक सिक्योर्ड बाय 8% डिबेंचर्स एट 100। ठीक है, लोन लिया है, किससे सिक्योरिटी, एज अ सिक्योरिटी हमने क्या लिखा है, किस चीज से वो लोन सिक्योर्ड है, डिबेंचर से। वो डिबेंचर जो है मैंने जाके गिरवी रख दिया और बोल दिया कि ये मेरी एक सिक्योरिटी है। ठीक है, तो वो मेरा आ गया ₹100, तो उसके डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मेरे नोट्स टू अकाउंट्स में दिख जाएगी, बट यहाँ पे बैलेंस शीट में मैं बस दिखाऊंगी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ₹100, दैट्स इट। अब अगर मेरे को जर्नल एंट्रीज पास करनी है तो सिंपल सी बात है, बुक्स में दिखाने के लिए डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट की मैंने उस टर्म लोन की बदले में मैंने क्या सिक्योरिटी रखी है, ये शेयर्स एट ₹8 डिबेंचर्स एट ₹100। अब बाई चांस सोचो कि कंपनी ने पे ही नहीं करा, नहीं कर पाया पे कंपनी, तो तब क्या एंट्री होगी, अब रिवर्स हो जाएगी 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। तो मतलब ये वाली एंट्री किसकी है कि पेमेंट करनी थी, ड्यू थी पेमेंट, कि भैया पे करना है भाई, तभी रिवर्स हो गई एंट्री। बट कंपनी पे ही नहीं कर पाई, अब कंपनी को क्या क्या पे करना था, लोन पे करना था, ठीक है, इंटरेस्ट पे करना था, इंटरेस्ट पे नहीं करा तो वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बन गया। तो ये दोनों चीजों के अकाउंट को मैंने कर दिया डेबिट और टू दिस पर्सन डिबेंचर्स अकाउंट। ये मेरी जर्नल एंट्री हो गई सिंपल सी। क्यों डेबिट क्यों करा, क्योंकि ये मेरे लिए एक एक्सपेंस था जो मैं अभी तक नहीं पे कर पाई। तो लोन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, तो यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल अमाउंट भी आएगा और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी आएगा जो मेरी कंपनी नहीं पे कर पाई। सिंपल सी एंट्रीज हैं। अगर जर्नल एंट्री नहीं पास करनी तो कुछ भी नहीं करना, सीधा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में नॉन करंट लायबिलिटीज में जाके उसका अमाउंट लिख दो, नोट्स टू अकाउंट्स में दिखा दो कि भैया ये वाला जो लोन अमाउंट है मेरा सिक्योर्ड है थ्रू इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। और दूसरी, अगर एंट्री पास करनी है तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट दिखा दो, और बाद में जाके अगर कंपनी ने पे करना है तो एंट्री रिवर्स हो जाती है। और अगर नहीं पे कर पाई तो आ गया लोन अकाउंट डेबिटेड, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर, परसेंटेज ऑफ डिबेंचर्स जो भी हमने पे करने हैं। यहाँ पे मेरा केस है 8% डिबेंचर्स एट ₹100। वेरी सिंपल। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बता दिया था कि हमने कुछ टॉपिक्स करने थे, वो मेरे टॉपिक्स अब कवर हो गए हैं। अब मेरा बस इस चैप्टर में से लास्ट टॉपिक रह गया है, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। प्लीज़ उस वीडियो को भी देखना। कुछ भी डाउट है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड कोई भी फीडबैक है डू ऑल्सो शेयर विद मी। मैंने नीचे अपना टेलीग्राम का भी लिंक दे दिया है, अगर आपको टेलीग्राम में मुझे पर्सनल चैट करके कुछ डाउट्स पूछने हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडिंग।